ये ये तो शायद मौसी ने भेजा है क्या? रुको देखती हूँ। तो कल के व्लॉग में आपने देखा था कि अमेज़ॉन से पार्सल आया था, तो ये है वो पार्सल। ये मेरी सिस्टर ने कपड़े ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, हमारे ही घर पे कर दिए थे बिकॉज़ अननेसेसरी वहाँ से लेकर के आने का कोई मतलब नहीं है। तो आज वो लोग आ जाएंगे, तो कल परसों में मैं इसे ओपन करूँगी। अभी मैंने ओपन नहीं किया है। और ये अलग अलग साइज़ेज़ में तीनों सेट जो हैं वो लेकर के मतलब ऑर्डर किया है, ताकि अलग अलग स्टेजेस में कपड़े आ जाए। एक ही साइज़ के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं न्यूबॉर्न्स के, एंड देन फिर उनका साइज़ हफ्तों महीनों में बदल जाता है, तो कपड़े एकदम फिर मतलब वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने मेरी बोला कि अलग अलग साइज़ के कपड़े ऑर्डर करना, ताकि लंबे टाइम तक पहन पाए बच्चा। और क्वालिटी अच्छी है, तो मैं लिंक वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जब इसे ओपन करके आपको दिखाऊँगी। तो कल परसों का व्लॉग देखना मत भूलना। ये सारे जो कपड़े हैं काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स एंड डिज़ाइंस लग रहे हैं मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और तभी इनका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो मम्मी जाने से पहले ये जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनते हैं ना पोस्टपार्टम पीरियड के लिए, तो वो बना कर के गई थी। तो उसकी कुछ तैयारी का मैंने शूट किया था, वो आप लोगों से शेयर करना। आगे का एक्चुअली व्लॉग ही नहीं शूट हो पाया था, तो ये क्लिप भी मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, बादाम है और काजू है और पिस्ता। इनको सबको अलग अलग, जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं सबको अलग अलग घी में टोस्ट करा गया है और अलग अलग क्रश करके और फिर बाद में मिक्स करके बनेगा। तो ये 3 चीज़ें बाद में क्रश करनी थी और बहुत सारी चीज़ें पहले से क्रश करके मम्मी ने रखी थी। तो ये बड़ा डब्बा आप जो देख रहे हो, इसके अंदर मखाने, गोंद, किशमिश, चिरौंजी, मगज के बीज, ये सारी चीज़ें अलग अलग टोस्ट कर ली गई थी घी में और फिर उनको क्रश कर लिया गया था। इसमें थोड़ा सा नारियल भी घिस करके डाला है, जो सूखा नारियल होता है। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट गर्मी बहुत थी तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा ही ऐड करें ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और ख़राब होने का डर ना रहे। तो इस तरीके से इसको तैयार कर लिया था। और उसके बाद इसमें ना खसखस जाएगा। खसखस थोड़ा सा ठंडा करता है, तो खसखस ज़्यादा जाएगा और सौंठ जो है वो भी जाएगा, बट सौंठ थोड़ा सा कम जाएगा। ऐसा मम्मी ने बताया कि गर्मी है तो उसके हिसाब से सौंठ की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे और खसखस की थोड़ी बढ़ा देंगे, और सर्दी होती है तो उल्टा कर लेते हैं। तो हल्दी भी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब लड्डू बांधेंगे तभी घी में टोस्ट करेंगे और उसके बाद उसमें गुड़ का जो सिरप बनाते हैं ना, गुड़ का पाक बनाते हैं, उसके बाद उसी में लड्डू बन जाएंगे। तो वो सब चीज़ें जब लड्डू अगले दिन बांधा था तभी कर लिया था। तो ये इस तरीके का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया था, इसके अंदर गुड़ का पाक डाल करके, और ये लड्डू हमारे तैयार हो गए। तो लड्डुओं को हमने इस तरीके से बैचेस में अलग अलग डब्बों में स्टोर कर लिया था। ये वही वाले डब्बे जो किसी किसी चीज़ के साथ आते हैं ना, तो हमने उनको वॉश करके स्टोर करके रख लिया था। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स के डब्बे थे, ड्राई फ्रूट्स इसी टाइप के डब्बे में आए थे। तो बैचेस में स्टोर कर लिया। तो आधे जो डब्बे हैं वो फ्रिज में चले जाएंगे और आधे बाहर रखेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम में तो ख़राब होने का भी डर रहता है, और चींटियों का तो हमारे यहाँ कहर है, तो चींटियों से भी बचाना है, गर्मी से भी बचाना है। तो इसलिए इस तरीके से बैचेस में स्टोर कर लेना सही है। सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक बड़े से डब्बे में बाहर भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो हमने ये इस तरीके से इसको स्टोर किया था। हेलो, सो मैं आ गई अभी फ्री होकर। तो यहाँ पर बेबी है वो सो रहा है। एंड हाँ, क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये कि मेरी डिलीवरी कौन से वीक में हुई थी। तो मेरा 38 कंप्लीट होके 2-3 दिन हो गए थे। 39th वीक मेरा रनिंग था, उसमें मेरी डिलीवरी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कब हुई थी, कौन से वीक में हुई थी, एंड डिलीवरी डेट क्या थी और डिलीवरी कब हुई, तो ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो डिलीवरी डेट जो थी वो मेरी 31 मई थी, 31 मई। और जो मेरी डिलीवरी हुई है, मतलब बेबी जो हुआ है वो हुआ है 20 मई, मतलब 20 मई को हुआ है। तो करीब करीब 10 दिन पहले जो है वो डिलीवरी हो गई है। तो मतलब 31 तो वैसे भी नहीं जाती, एक हफ़्ता पहले मान के चलो। तो जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ है, कोई बहुत जल्दी या बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ है। एंड उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि हाँ, सी सेक्शन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो मेरी डिलीवरी है वो सी सेक्शन ही हुई है। और मुझे पता था, हाँ, तो मेरी पहली डिलीवरी भी सी सेक्शन हुई थी, तो सेकंड के भी चांसेस सी सेक्शन के ही थे। कुछ रीजंस होते हैं, तो आपके डॉक्टर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। हम हमेशा, मेरे जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो वो कहते हैं मैं उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ। मतलब मेरा ट्रस्ट उनके साथ में है, तो इसीलिए मैं मतलब जो भी उन्होंने मुझे गाइड किया मैंने वैसा वैसा फॉलो किया, और
टचवुड सब कुछ ठीक से अच्छे से हो गया। तो डॉक्टर पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं और आपके और उनके बीच में क्या रिलेशंस, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हमेशा जो भी डॉक्टर आप चूज़ करें उस पर एकदम अच्छे से ट्रस्ट करें, फेथ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी, बिकॉज़ कई लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि कैसा रहा, सी सेक्शन पेनफुल था। सेकंड सी सेक्शन पेनफुल होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो सेकंड सी सेक्शन हो या फर्स्ट सी सेक्शन हो या कोई भी सर्जरी आपकी हो रही हो, वो डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर हैं आपके, जो सर्जरी करने वाले सर्जन बेसिकली जो है, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका आपके साथ में कंफर्ट लेवल क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे आप मतलब ये चीज़ फेस करते हो कि आपकी जो प्रोसेस है डिलीवरी की या फिर सर्जरी की, वो कितनी स्मूथ जाएगी। तो मतलब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी की अगर हम बात करें, तो आपके 9 मंथ आप पूरे डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हो और उनके बीच में और आपके बीच में कैसा कंफर्ट है, कितने आप ओपन हो, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी है, एक दूसरे हॉस्पिटल में हुई थी, एक दूसरे हॉस्पिटल में हुई। तो दोनों के बेसिस पे मैं यही चीज़ मैं मतलब अभी कंक्लूड कर पाई हूँ कि डिपेंड्स कि डॉक्टर और स्टाफ कैसा है, आपके उनसे रिलेशंस कैसे हैं, और सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, वो लोग किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मैं आपसे सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी जो हुई है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी और जो डॉक्टर ने की थी उनसे मेरा कोई ऐसा बॉन्ड कनेक्शन नहीं था, बिकॉज़ मैं ट्रीटमेंट तो अपने यहीं ले रही थी, मतलब जो भी मेरा चेकअप्स वगैरह थे वो यहीं लेती थी। एंड मोमेंट में मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के अपनी डिलीवरी करवानी पड़ी थी ड्यू टू सम रीजंस। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था। और अभी जो मेरा डिलीवरी हुई है ये हमारा खुद का जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बेसिकली, वहाँ पर हुई है। तो दोनों के क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपसे मतलब किसी डिफरेंट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ये डिलीवरी जो हो रही है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुई है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मुझे वहाँ पर मिला। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि जो ट्रीटमेंट ओवरऑल जो पूरा बोलते हैं ना एडमिट होना और फिर उसके बाद वहाँ से जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, तो वो पूरा जो स्पैन ऑफ टाइम था वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा था। और मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। और हम कितने मतलब किस तरीके से हमारी रिकवरी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। कि अगर अच्छे से आपके जो डिलीवरी के जस्ट बाद 2-3 दिन अच्छे से अगर गए हैं, प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए गए हैं, तो आगे के दिन भी आपके अच्छे जाते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी नोइंगली और अननोइंगली, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं है, जो डॉक्टर्स या जो स्टाफ वहाँ का बोल रहे हैं हम वो फॉलो कर रहे हैं और फिर वो चीज़ सही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एनीवेज मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी, तो वो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी। और वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, एटलीस्ट जिन लोगों की सर्जरी वगैरह होने वाली है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मुझे जो डिफरेंस महसूस हुई तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें हैं। एनीवेज, तो ये मेरी जो डिलीवरी हुई वो 37 वीक में हुई, 10 दिन पहले हो गई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई थी। ठीक है, पेनफुल का मैंने बता दिया कि कोई भी सर्जरी हो पेनफुल या होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है आपकी पेन बियरेंस, आप कितना पेन बियर कर सकते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहला सेकंड सर्जरी है तो पेनफुल ही होगा। आराम से रहो, आराम से करो, डीप ब्रीथ लेते रहो। जब भी आपको डर लगे डीप ब्रीथ करो। डरने से तो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ये तो आप मान के चलो। जैसे ही आप डरोगे आपका बीपी हाई होने लगेगा और वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए मेक श्योर कि बिल्कुल भी डरो मत, काम रहो। और जब भी कुछ ऐसा इंजेक्शन लगने वाला है या कहीं कुछ पेन हो, ऐसा लग रहा है कि आपको पेन होगा, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ। जैसे आप डीप ब्रीथ लेते हो तो आपका पेन जो है वो वैसे ही कम हो जाता है और इतना कुछ उस वक्त पेन नहीं होता है। बात की बात है कि भाई इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है तो आपको पेन तो होगा, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, तो वो एक अलग चीज़ है। एंड उसके अलावा हाँ, बेबी का वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, वो भी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो बेबी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो 2.7 kg का ये हुआ था। नॉर्मल वेट है, मतलब कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जैसे आरव का वेट ज़्यादा 3+ था, लेकिन इसका वेट थोड़ा सा कम है। तो बट डॉक्टर ने बोला कि हाँ एकदम सही है। तो 2.7 kg का इसका वेट था। बहुत सारे ऑलमोस्ट मतलब
90% लोगों ने तो कमेंट किया ही किया है कि इसका वेट कितना था। और हाँ, कई लोगों को वीडियो में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा और बहुत ज़्यादा हैवी सा बच्चा है। तो ये क्या होता है ना कि वीडियो में जो है ना वो थोड़े बड़े बड़े से दिखते हैं, एक्चुअली में इतने बड़े बड़े से और इतने तंदुरुस्त अभी हो नहीं सकते, बिकॉज़ अभी तो 15 डेज़ के ही है ये छोटे से बच्चा मेरा, तो उतना ज़्यादा है नहीं जितना आपको दिख रहा है। वीडियो में दिखता ही है वो थोड़ा सा। और फिर काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि ये पापा के जैसा गया है, दोनों बच्चे पापा के जैसे, तो येस ऑफ कोर्स पापा के जैसे ही है। एंड हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था कि रात में ये सोता है कि नहीं और जगाता है क्या है क्या नहीं, तो ये कंपैरेटिवली जितना आरव सोता था ना उससे कम सोता है, और रात में भी ये जगाता है। एटलीस्ट 2 टाइम्स में जगती हूँ उसको फीड कराने के लिए, 3 टाइम्स भी समटाइम्स हो जाता है, कभी 2 बार कभी 3 बार ऐसे रहता है, क्योंकि अभी इतनी अर्ली स्टेज में बच्चों को 2-2 घंटे पे फीड कराना है ही। अगर वो सोते भी हैं तो भी आपको उनको उठा के फीड कराना ज़रूरी है, बिकॉज़ जितना वो ब्रेस्ट फीड लेंगे उतना अच्छे से उनकी ग्रोथ होगी और उनकी इम्यूनिटी बनेगी। तो वो पहले तो स्टार्टिंग में वो नहीं उठता था तो मैं उसे उठा के कराती थी, बट अब वो प्रॉपर्ली उठता है, रात में 2 या 3 बार उठता है और फीड करता है। और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया इतना क्रैंकी क्यों हो रहा, बहुत रोए, जैसे इसे नीचे रखो तो ये रोने लग जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कितनी भयानक नींद बुझा रही थी। फिर मुझे एकदम से लगा कि शायद इसको खोल करके थोड़ी देर रखती हूँ, बाद में वो कर दूँगी, लेकिन जैसे ही मैंने खोल करके इसको रखा ना ये तुरंत फिर सो गया और फिर सोता रहा, काफ़ी लंबे टाइम तक ये सोता रहा। तो मुझे तब समझ में आया कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो उसको गर्मी लग रही थी। और मैं इसे हालांकि मैंने एकदम मलमल के कपड़े में एक लेयर ही दी थी इसको, लेकिन फिर भी इसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो शायद इसलिए ये थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, रो रहा था, बट बाद में अच्छे से सो गया। तो ये भी एक मतलब ये टास्क रहता है कि आराम से देखते रहो, रात में भी एक बार डायपर चेंज करो, चेक करते रहो कि भाई ठीक है सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ तो 15 दिन से नींद जो है ना वो बिल्कुल, मुझे पता नहीं है मैं कितना सोई हूँ। और मदरहुड एक ऐसा पीरियड होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है, सच कहूँ तो। दिन में तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ऐसा समझ लो आप तो। और रात की जो नींद है उसमें बीच बीच में उठना ही पड़ता है, तो कंटिन्यूस स्लीप नहीं रहती है। बीच बीच में ये भी रहता है कि एक बार देख लो कहीं सब ठीक तो है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो बीच बीच में अनकॉन्शियसली नींद टूटती भी है, सब होता है। तो कंटिन्यूस बोला जाए 6 घंटे की या 5 घंटे की स्लीप हो रही है तो नहीं, 2 से ढाई घंटे की स्लीप एक मैक्सिमम अगर मेरी हुई हो कंटिन्यूस तो वही होती है। इसकी वजह से थोड़ा सा फेस भी वैसे ही टायर्ड सा लगता है, बट ये टाइम चला जाएगा। और ये टाइम सच बताऊँ तो बहुत जल्दी पास हो जाएगा। मुझे उस चीज़ की बड़ी पॉजिटिवनेस है अंदर से, वो फीलिंग्स, एक बहुत सारी फीलिंग्स इस टाइप की मेरे अंदर हैं जो मैं आपसे अगले किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बताना आप लोग जानना चाहते हो और डिस्कस करना चाहते हो। जानना क्या मतलब डिस्कस करना है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे जो न्यू मॉम्स हैं सबके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे फीलिंग्स सब चलती होंगी। और पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो थॉट्स थे वो एकदम अलग थे, सेकेंड में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना कुछ मैं फ़ील कर पाऊँगी, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट जैसे ही बेबी आया ना, जिस वक्त आया हॉस्पिटल के अंदर, जब इसकी आवाज़ फर्स्ट आई, उस वक्त से मेरा जो फीलिंग्स हैं वो एकदम ही, मैं कह सकती हूँ कि ड्रास्टिकली चेंज हो गई। समझ ही नहीं आया मुझे क्या हो गया है। और बहुत सारी बातें हैं, मतलब बातें मेरे पास इतनी सारी है कि मैं आपसे 3-4 वीडियो में भी करूँगी तो पता नहीं पूरी हो पाएंगी कि नहीं, और मुझे करनी भी है। तो मैं 1 बाय 1 करके अभी कुछ टाइम तक मेरे चिट चैट वीडियोस आप लोग के साथ चलेंगे। हाँ, मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई हमें नहीं सुनना है तुम्हारे चिट चैट, तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे एज अ फ्रेंड, जो बोलते हैं ना गप्पे मारना, अपनी चीज़ें शेयर करना, आप लोग भी फिर जब मैं शेयर करूँगी तो आप भी उससे रिलेटेड अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत मज़ेदार होती है, अच्छी लगती है। समटाइम्स ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो चलिए फिर ये कमेंट्स जो है ये यहीं पे, और भी कुछ क्वेश्चंस हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं फिर से उसके 4-5 क्वेश्चंस होंगे तो दूसरे किसी वीडियो में आंसर कर दूँगी मैं। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। हाँ, मेरा वेट गेन कितना हुआ था, तो मेरा वेट गेन जो है वो करीब 11 kg तक ही हुआ था। इतना ही मैंने आरव के टाइम पे भी गेन किया था, और अभी मतलब आरव के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ 11-12 ही था, और अभी भी ऐसा ही है। और
तुरंत डिलीवरी के बाद तो वेट लूज़ होता है, जैसे बेबी निकल जाता है तो बेबी का अपना वेट निकल जाता है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग होती है, पानी वानी निकल जाता है, तो काफ़ी वेट जो है वो कम हो जाता है। बट असली जो वेट गेन है ना वो अब चालू होगा बिकॉज अब जो भर भर के वो गुड़ और मीठा, ड्राई फ्रूट, ये वो खाए जा रहे हैं। ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बहुत भूख लगती है, उस कैलोरीज़ की और उन सब चीज़ों की कोई काउंटिंग, कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि सोच के तो मैं खा नहीं रही हूँ। तो अब जो मेरा वेट गेन होगा वो अभी जो 6 महीने आगे जाने वाले, जिसमें मैं बिना सोचे समझे आराम से घी, लड्डू और गुड़ और ये और वो सब खाए जा रही हूँ, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वो जा कर के कहाँ फिट होगा मालूम नहीं है। तो वो अपडेट आपको 6 महीने बाद मिलेगी, और जो भी होगा फिर अपन देखेंगे उसको कैसे क्या डील करना है। बट हाँ, अभी तो आराम से मेरी डाइट अच्छी खासी चल रही है। अभी क्या खाया भी जा रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो आपने देखा ही था कि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं रहती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खा भी नहीं पाती थी। लेकिन ठीक है, मतलब अभी वो फेज़ चला गया और अभी नया फेज़ स्टार्ट हो गया, तो ये सब चल रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और सारी चीज़ें जो मैंने आपसे बोली है कि कमेंट सेक्शन में बताना, तो प्लीज़ बताना ज़रूर। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई तो आजकल नहीं कर पा रही हूँ, बट पढ़ती सबके कमेंट्स हूँ, हार्ट भी देती हूँ। 1 मिनट आ रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, निधि अंशु द्विवेदी मेरा वहाँ का हैंडल है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।